हाय स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में स्टडी किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने देखा चार्जेस के बीच में कैसे लगता है, उसका मैग्नीट्यूड कूलम लॉ से हम डिटरमाइन करते हैं। और हमने वहाँ पे ये सीखा कि यदि ढेर सारे चार्जेस प्रेजेंट हो एक साथ तो नेट फोर्स कैसे डिटरमाइन करते हैं। आज हम लोगों को सीखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जैसा कि नाम से ही आपके मन में थोड़ा सा आइडिया आ जाना चाहिए कि हमें फील्ड के बारे में स्पेशली पढ़ना है जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज। हमने देखा यहाँ पे स्टूडेंट, जहाँ भी इलेक्ट्रिक टर्म का यूज होता है वहाँ पर स्पेशली हमारा ध्यान जाना चाहिए चार्ज, मतलब चार्ज से रिलेटेड फील्ड के बारे में स्टडी करना है। तो आइए इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए स्टूडेंट, जो हमने इससे पहले देखा था, लेट टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड समवेयर इन स्पेस। तो हम इस केस में देख रहे थे कि अगर आसपास चार्ज प्लेस है तो वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। मीन्स अगर मान लीजिए इसको हम एक बेसिक चार्ज, फिक्स चार्ज मान लिए, तो हम देख रहे हैं Q2 जो है इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। बिल्कुल, ये तो आप जान रहे हैं। Q2 इज एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स ऑन इटसेल्फ बाय Q1। Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है और Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है। मान लीजिए इनका नेचर सेम काइंड का है तो ये जो होगा फोर्स लगाएगा Q2/1। मान लीजिए ये दोनों पॉजिटिव हैं तो फोर्स जो होगा रिपल्सिव नेचर का होगा। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए इस पर एक फोर्स लग रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे कि अगर हम यहाँ से Q2 को हटा दें, ध्यान से समझिए, अगर हम यहाँ से Q2 को हटा दें मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या कोई चीज रह जाएगा? क्या यहाँ पर कोई क्वांटिटी होगी? यहाँ कुछ एग्जिस्ट करेगा या नहीं? सोचिए। देखिए स्टूडेंट, अगर हम ऐसे सोचें कि कोई चीज यहाँ पे हम जैसे ही चार्ज Q2 रखे वैसे ही इस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, इसका क्या मतलब आ रहा है कि यहाँ कुछ तो होगा जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था। ये अपने आप तो लग नहीं रहा था, यहाँ से ये इसको जाके टच कर नहीं रहा है, और बिना टच किए इस पर फोर्स अगर लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई चीज़ पहले से उपस्थित है जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो चीज़ वहाँ पहले से प्रेजेंट है, मीन्स Q1 रखते ही इसके आसपास एक रीजन हमने देखा सेटअप हो गया, एक क्षेत्र ऐसा तैयार हो गया जिस रीजन में कोई दूसरा चार्ज हम लाएंगे तो अपने ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। इसका मतलब हम कहेंगे Q1 का ये फील्ड में है, तभी ना इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। मतलब Q2 जो फोर्स लगा, Q2 अपने ऊपर जो बल का अनुभव कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है? हम देख रहे Q1 आके यहाँ ढकेल नहीं रहा सट के, ये जो है यहीं पर रखा है, फिर भी Q2 पर बल लग रहा है। लेकिन Q2 पर जो बल लग रहा है उसका कारण क्या है? Q1, और Q1 तो रखा है दूर। तो हम कहेंगे यहाँ पर Q1 की वजह से कोई न कोई ऐसी चीज मौजूद है, अवेलेबल है, जिसकी वजह से Q2 पे फोर्स लग रहा है। तो वही जो चीज मौजूद है यहाँ स्टूडेंट, जो चीज जिसकी वजह से Q2 पर बल लग रहा है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर ध्यान से समझिए, हमने देखा इलेक्ट्रिक वर्ड हमने क्यों यूज किया, क्योंकि ये जो क्षेत्र है जो Q2 पे बल लगा रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? यहाँ चार्ज की वजह से। चार्ज के लिए हम जनरली यूज करते हैं टर्म इलेक्ट्रिक। तो हम कहेंगे कि Q2 पर जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और यहाँ पर जो फील्ड है वो किसकी वजह से आ रही है? Q1 की वजह से। ऐसे ही Q1 के ऊपर भी फोर्स लग रहा है। क्यों? Q2 यहाँ रखा है तो यहाँ पर Q2 की वजह से कोई फील्ड मौजूद होगा और वो फील्ड Q1 पे बल लगा रहा है। समझ रहे हैं? तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से क्या है? इट इज अ स्पेस जहाँ पर कि कैसे महसूस करेंगे हम? उस स्पेस तो हर जगह है ही, उसको हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है कि नहीं? तो हमने देखा कि इसको हम चेक करते हैं फोर्स से। फोर्स किस पर लगता है? चार्ज पे। अर्थात अगर कहीं फील्ड मौजूद है तो हम कैसे जान पाएंगे? जब वहाँ पर कोई चार्ज रख देंगे तो उसके ऊपर बल लगने लगेगा और हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर फील्ड उपलब्ध है, मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट हम एक चीज देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज अ फील्ड, सिंपली फील्ड वेयर, कंडीशन क्या है, कैसे हम जानेंगे कि वहाँ फील्ड है कि नहीं? वेयर अ चार्ज, जहाँ पर कि कोई चार्ज रखने पर क्या हो?
experiences a force on itself, experiences a force on itself। अगर कोई चार्ज हम रख दे रहे हैं एक जगह किसी फील्ड में, मतलब बीच में कहीं भी स्पेस में हम एक जगह चार्ज रख दिए और उसको बल का अनुभव हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कोई हमको किसी दिशा में बल लगा रहा है, तो इसका मतलब है वहाँ कुछ न कुछ मौजूद है और जो चीज़ है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आसान है स्टूडेंट, आपने समझ लिया इसको। आइए इसके बारे में फर्दर स्टडी करते हैं, फर्दर चीज़ों को समझते हैं। सिंपली डिफिनीशन आपने देखा, आप ऐसे डिफाइन आसानी से कर सकते हैं। इट इज़ द फील्ड वेयर ए चार्ज कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन इटसेल्फ। एक फील्ड है, अगर उसमें चार्ज कोई रखने पर अपने ऊपर बल का अनुभव कर रहा है, इसका मतलब वहाँ फील्ड है। और वो फील्ड कैसी कौन सी फील्ड कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में थोड़ा सा और चीज़ें आइए समझते हैं। स्टूडेंट, हमने एक चीज़ अभी देखा कि फील्ड जो है डायरेक्टली हम नहीं जान सकते है कि नहीं, हम इसको एक्सपीरियंस कैसे करते हैं? फोर्स की हेल्प से। कुल मिलाकर हम ध्यान से समझें तो हम देख रहे हैं फील्ड जो है बिना फोर्स के हमारे लिए बहुत यूजफुल नहीं है। सच कहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में फील्ड का बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए ज़रूर पढ़ते हैं, फील्ड के बारे में अभी हमें बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन जब भी हम फील्ड पढ़ेंगे उसका डायरेक्ट रिलेशन हम फोर्स से देखेंगे। हम फोर्स की उसकी वजह से फोर्स ही फाइंड करेंगे या फोर्स से उसको रिलेट कर रहे होंगे, जनरली यही होता है। हालांकि इसका मेन यूज जो है वो जब आप पढ़ेंगे स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वहाँ पर हम मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ज़्यादा अच्छा इसका यूज देख पाते हैं। हालांकि यहाँ पर जैसे है तो थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें हैं वो तो हमें सीखना ही है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए ये एक चार्ज Q1 रखा है, इसकी वजह से अगर हमें कहीं फील्ड देखना है कि नहीं, और हमने देखा है कि फील्ड को एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स से, तो फोर्स चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वहाँ पर कोई चार्ज रखना पड़ेगा। अब स्टूडेंट मान लीजिए कोई एक चार्ज हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, कोई चार्ज रख रहे हैं, लेकिन इस चार्ज को हम रख क्यों रहे हैं? हम देख रहे हैं कि इस चार्ज को रखने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि हम चेक करें यहाँ फील्ड है कि नहीं। इस चार्ज का उपयोग हम क्या चीज किस लिए कर रहे हैं? टेस्ट के लिए कर रहे हैं, फील्ड का टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं। इसका और कोई उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य सिर्फ है टेस्ट करना, यहाँ पर परीक्षण करना। तो इसीलिए इस चार्ज को हम नाम देते हैं टेस्ट चार्ज। समझ रहे हैं? यहाँ पर एक नाम आ रहा है टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज की मेन यूज क्या है? हमने देखा कि अगर कोई चार्ज रखे हैं उसकी वजह से उसके चारों तरफ क्षेत्र में फील्ड उत्पन्न हो जाता है। फील्ड चेक करना है तो उसको फोर्स से ही जान पाएंगे, और फोर्स चार्ज पे लगता है, इसका अर्थ है वहाँ पे हमें कोई चार्ज रखना पड़ेगा ताकि हम फोर्स का अनुभव उस पर कर सकें, और उसको हम टेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। ठीक है, मान लीजिए एक टेस्ट चार्ज हमने Q0 को यहाँ पे रखा। अब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, अब इस पर जो है Q1 जो है, मान लीजिए टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव लिए हैं, तो ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। लेट अ फोर्स F इज एक्टिंग ऑन दिस चार्ज Q0 बाय Q1। अब जरा समझिएगा, अगर हम फील्ड को फोर्स से ही महसूस कर रहे हैं, अब और हम जानते हैं कि जो फोर्स का वैल्यू है वो अलग अलग जगह रहने पर अलग अलग होता है, क्योंकि फोर्स जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। नज़दीक रहेगा तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, दूर रहेगा तो कम फोर्स लगाएगा। और यदि हम फोर्स से ही फील्ड को अनुभव कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो फील्ड है, अगर फोर्स अलग अलग आ रहा है तो हम कहेंगे फील्ड का इफेक्ट भी अलग अलग है। नज़दीक है तो ज़्यादा स्ट्रांग फील्ड है, दूर है तो कम स्ट्रांग फील्ड है। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं अपने डेली लाइफ स्टूडेंट, जैसे दो लोग झगड़ा करते हैं तो होता है ना, कहता है आना वहाँ पे हम देख लेंगे। वहाँ पे क्यों आना? क्योंकि वहाँ पर इसका असर ज़्यादा है, दूर है तो असर कम है तो देख नहीं पा रहा है, नज़दीक आना फिर हम देख लेंगे। समझ रहे हैं? इसका अर्थ होता है कि फील्ड जो है उसमें मैग्नीट्यूड होता है, फील्ड कहीं पर कम हो सकता है, कहीं पर ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, फील्ड को हमें मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे? हमने अभी तो देखा कि फील्ड जो है डायरेक्टली हम नहीं देख सकते, इसको हम फोर्स के सहारे से ही अनुभव कर सकते हैं। इसका मतलब अगर ज़्यादा फोर्स लगेगा तो फील्ड ज़्यादा होगा, कम फोर्स लगेगा तो फील्ड कम होगा। मीन्स एक चीज़ हमने क्लियरली समझा है
कि ई जो है इसका मेजर कौन कर रहा है, फोर्स। सो यू कैन से दैट फोर्स इज द मेजर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजर कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, जरा समझिए। मान लीजिए हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लिए Q0, उस पर फोर्स लग रहा है F, और दूसरा बच्चा था कह रहा है हम यहाँ पे और बड़ा सा चार्ज लाएंगे। Q0 की जगह हमने एक बड़ा सा Q डैश चार्ज ला के रख दिया जिसका मान Q0 से बड़ा है। आप सोचिए अगर ये बड़ा है उसी जगह पे रखेंगे तो ये बड़ा होने की वजह से फोर्स का मान ज़्यादा लगेगा, तो क्या ये कहेगा कि यहीं पर फील्ड ज़्यादा हो गई। अब सोचिए, क्या ये दूसरा बच्चा कह सकता है कि अब मेरे पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो फील्ड ज़्यादा है? नहीं, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि समझिए जो फील्ड यहाँ पर हम निकाल रहे हैं वो किसकी वजह से है, वो Q1 की वजह से है। तो यहाँ जो टेस्ट चार्ज है उससे तो इसको मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ जो असर, फील्ड मतलब असर, किसका असर चेक कर रहे हैं, Q1 का असर। तो इसका मतलब Q1 यहाँ पर कितना रख के टेस्ट कर रहे हैं, Q1 का असर तो उतना ही रहना चाहिए, असर हम चेक करना चाह रहे हैं। इसका मतलब टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पर, टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पर जो है फोर्स फील्ड का मान डिपेंड नहीं करना चाहिए। अब समझिए, हम जानते हैं स्टूडेंट जो फोर्स का वैल्यू होता है K इंटू, अगर मान लीजिए दो चार्ज हम ले रहे हैं Q1 और टेस्ट चार्ज Q0 रख रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है R, तो फोर्स की वैल्यू होती है Q0 इतना, Q इंटू Q0 बाई R स्क्वायर। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि एक Q0 पे डिपेंड ना करे, क्योंकि जो फील्ड है वो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, तो हम चाहेंगे कि फोर्स इसके एक्सप्रेशन में, अर्थात फील्ड का जो फार्मूला होगा उस, जैसे फोर्स में Q0 आ रहा है लेकिन फील्ड में Q0 नहीं आना चाहिए, तो Q0 नहीं आना चाहिए मतलब इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अगर Q0 से हम फिर से डिवाइड कर दें तो ये कट जाएगा। अब जो क्वांटिटी बची आप देख पा रहे हैं इसमें टेस्ट चार्ज इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब इसको एज ए मेजर ऑफ फील्ड यूज कर सकते हैं, और इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड भी है स्टूडेंट। मीन्स टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और चूंकि फील्ड जो है हम जानते हैं फोर्स मेजर कर रहे हैं, अब फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तक हमने काफ़ी चीज़ें सीखा स्टूडेंट। आइए थोड़ा सा यहाँ पर और चेंज करना है। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, हमने देखा है यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज लाकर रखे हैं, यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज लाकर रखे हैं उसका उद्देश्य क्या था, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था यहाँ पर मेजर करना कि Q1 का कितना असर है। लेकिन पता चला हम बड़ा सा चार्ज लाके यहीं पर रख दिए चेक करने के लिए। सोचिए क्या होगा, पता चला इसको रखते ही ये इसको ढकेल दिया। अब Q1 अपनी जगह से अगर हट गया तो सोचिए Q1 का यहाँ रहने पे जो असर होता, क्या हट जाने पर वही असर होगा? नहीं, उसका असर चेंज हो जाएगा, इफेक्ट चेंज हो जाएगा, अर्थात Q1 की फील्ड जो होनी चाहिए थी वो नहीं होगी अब। तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो टेस्ट चार्ज रख रहे हैं उसकी वजह से पहले से जो चार्ज रखे हैं उन पर कोई असर ना पड़े, वो जहाँ है वहीं रहे। इसका मतलब जो टेस्ट चार्ज रख रहे हैं वो बहुत छोटा सा होना चाहिए, बहुत छोटा सा, इतना छोटा सा कि उसका मान बहुत छोटा, लगभग निग्लिजिबल हो। तो हम कह सकते हैं लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, वी हैव टू टेक द लिमिट। Q0 को हम कंडीशन लगा देंगे कि टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, इतना छोटा कि लगभग 0 के समान हो। Q0 जो 0 होगा, छोटा सा फोर्स होगा 0 के लगभग बराबर, तो फोर्स का भी मान कम होगा। लेकिन इसको जो इसका हम निकालेंगे F/Q0 तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इससे हम डेफिनेशन भी बना सकते हैं। हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। हम जानते हैं जिसे डिवाइड करते हैं उसमें हम पर यूनिट बोलते हैं, तो हम क्या कहेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज गिविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। अगर किसी बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे, वहाँ पे कोई चार्ज रखकर उस पर फोर्स निकालेंगे, चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा, मींस फोर्स पर यूनिट चार्ज।
या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यूनिट चार्ज को रखने पे जितना फोर्स लगेगा वही फील्ड कहलाएगा। अगर हम Q नॉट इक्वल टू 1 ले लें तो E इक्वल टू हो जाएगा F के, मतलब यूनिट चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, या कहेंगे उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिलेगा हमको। समझ में आया? तो हमने यहाँ पे देखिए क्या क्या सीखा स्टूडेंट। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें होगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हमने देखा है, इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड क्योंकि ये उसका मेजर है तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज है उससे डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। और डायरेक्शन क्या होगी, जिधर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वही होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, देखिए हम लोग जो हैं बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं, हम लोग हमेशा धनात्मक सोच वाले हैं, धनात्मक पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले हैं। इसी वजह से जो डिफिनीशन वगैरह देते हैं ना, हमेशा देखिए हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज अवेलेबल हैं, लेकिन हम डिफाइंड जितने भी देखेंगे करते हैं चीज़ें हमेशा पॉजिटिव चार्ज को लेकर करते हैं। तो यहाँ भी याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जब निकाल रहे हैं तो उस केस में हम जानते हैं कि जो फोर्स का डायरेक्शन होता है चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है। पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स लगेगा नेगेटिव उसको उल्टा लगेगा। तो किस पर फोर्स की डायरेक्शन लेना है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन। तो याद रखना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय किस पर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो फोर्स की ही डायरेक्शन के समान होगी, लेकिन फोर्स किस पर, ऑन पॉजिटिव चार्ज, ऑन पॉजिटिव चार्ज। अर्थात बेहतर है कि अगर जब भी टेस्ट चार्ज आपको लेना हो तो उसको पॉजिटिव ही ले, क्योंकि उससे हम जो है मैग्नीट्यूड भी डिसाइड कर लेंगे और डायरेक्शन भी डिसाइड कर लेंगे। तो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड हम 1 लेते हैं, 1 यूनिट, और कोशिश करते हैं कि उसका जो साइन हो कैसा हो, नेचर पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने सीखा। आइए स्टूडेंट हम आगे चलते हैं। हम जानते हैं जैसे ही कोई नई क्वांटिटी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो स्केलर है कि वेक्टर, तो हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिए वेक्टर क्वांटिटी। अनदर थिंग जो हम देखते हैं वो क्या है कि नई क्वांटिटी देखते ही हम उसका एसआई यूनिट डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो इस फार्मूला से इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट आप निकाल सकते हैं, क्योंकि फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम। तो हम कह सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इज क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। हालांकि इसका और भी यूनिट होता है, आगे के अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, वहाँ पे एक रिलेशन मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड, मीन्स इक्वल टू आप पढ़ेंगे V इक्वल टू ई डी, इस तरह से रिलेशन मीन्स इक्वल टू हो जाएगा V बाई डी, जहाँ V है पोटेंशियल, D है डिस्टेंस। तो यहाँ आपका देखेंगे वोल्टेज पर D मीटर, D मतलब डिस्टेंस, तो वहाँ पे यूनिट आपको देखेंगे मिलेगा वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे है न्यूटन पर कूलम। तो डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैसे यूनिट आपको मेनली यूज करना है न्यूटन पर कूलम, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ा कहीं तो वोल्ट पर मीटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा आगे चलते हैं स्टूडेंट, इसके बारे में कुछ अन्य बातें सीखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने अभी जब हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हम सीखे कि जो एक ही चार्ज हो अकेले तो फोर्स डायरेक्ट हम कूलम लॉ यूज करके फाइंड कर लेते हैं, लेकिन अगर ढेर सारे चार्ज एक साथ प्रेजेंट हो तो नेट चार्ज कैसे डिटरमाइन कर रहे थे,
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के यूज करके। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के भी केस में अगर मान लीजिए एक चार्ज की वजह से हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो उसी तरह से ढेर सारे अगर चार्ज अवेलेबल रहेंगे तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिटरमाइन करेंगे, उनकी वजह से फिर से यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस निकालना हो, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस निकालना हो तो कैसे करेंगे। मान लीजिए फिर से एक केस लेते हैं, सपोज दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच अ नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट हैविंग पोजीशन वेक्टर्स। मान लीजिए ढेर सारे चार्जेस हैं, चार्ज Q1 है, इसका पोजीशन वेक्टर है R1, लेट चार्ज Q2 है, इसका पोजीशन वेक्टर है R2, लेट चार्ज Q3 है, इसका पोजीशन वेक्टर है R3, पोजीशन वेक्टर R4 वाला चार्ज है Q4 एंड सो ऑन। मान लीजिए ढेर सारे ऐसे ही संभव है, जितना मन करे आप ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए ये सारे के सारे जो कन्फिगुरेशन ऑफ चार्जेस हैं, इनकी वजह से हर एक जगह पे स्पेस में, इसके आसपास हर एक जगह पे इन सभी का असर पहुंच रहा होगा। तो अगर हम किसी एक पॉइंट पे, सपोज देयर इज सम पॉइंट P वेयर वी वांट टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस ऑल सिस्टम ऑफ चार्जेस, जितने भी चार्जेस हैं सब की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना चाह रहे हैं। हाँ, तो बताइए, अब सोचिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी वजह से भी फील्ड आएगा, इसकी वजह से भी, सबकी वजह से अपना अपना इंडिविजुअल फील्ड आएगा। तो जो नेट फील्ड होगा उसका मान कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी अगर एक से ज़्यादा एक ही जगह अप्लाई होती है एक साथ, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो क्या कहता है कि जो नेट होगा उसका मान सभी के सम के बराबर होगा। यहाँ सारा वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो वेक्टर सम के इक्वल होगा। मीन्स नेट फील्ड, मीन्स हम कह सकते हैं कि नेट फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट पॉइंट P will be given by electric field at P by 1, electric field at P by 2। मतलब सब की वजह से जो अलग अलग फील्ड आ रहा है उन सब को हम वेक्टरली ऐड कर दें, वेक्टर मेथड से ऐड कर दें, तो हमें मिलेगा वहाँ पे नेट फील्ड। क्योंकि इसकी वजह से जो फील्ड होगी, दूसरे की वजह से जो फील्ड होगी, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, सब इंडिपेंडेंटली अपनी वजह से यहाँ पे फील्ड रखेंगे। तो नेट फील्ड जो होगी सबकी फील्ड का वेक्टर सम होगा। ठीक है, अगर हम इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में चाहें और बढ़िया से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं EP1 का मान देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 1 जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 1/4πε0। हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब हम अगर Q1 की वजह से निकालना चाह रहे हैं पॉइंट P पर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, फोर्स कितना लगेगा Q1 चार्ज की वजह से। अगर P पर कोई टेस्ट चार्ज Q0 होता तो वैल्यू होती वहाँ पे 1/4πε0 Q1 इंटू Q0/r²। अब r इनके बीच की डिस्टेंस है, मान लीजिए R1P इसके बीच की डिस्टेंस है, लेकिन हम देख रहे हैं कि चार्ज तो डिवाइड हो जाता है, तो फाइनली क्या बचता है, यहाँ पे बचता Q1 डिवाइडेड बाई R1P का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, इनटू वहाँ पे पोजीशन वेक्टर लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर कौन सा लेते हैं, Q1 की वजह से P पर जो है वो होता पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो हम इसको लिखते हैं इनटू R_P1 का कैप। ठीक है, इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका मतलब इसको हम यहाँ पर अगर लिख दें तो क्या होगा, ये वैल्यू Q1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है, डिस्टेंस है R1P, या P1 लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट 1, पोजीशन ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू 1। यहाँ से P डिस्टेंस मान लीजिए है P1, और पोजीशन वेक्टर यहाँ हमें दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये वेक्टर है, तो ये होगा पोजीशन ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू 1। जो कूलम लाइन वेक्टर फॉर्म था स्टूडेंट, अब देखिए वही फार्मूला है।
बस इसी में जो दूसरा चार्ज है वो नहीं है, यही तो है। ऐसे ही E2 का मान लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा Q2 बाई R2 P2 और P2 का कैप लग जाएगा डायरेक्शन के लिए। तो जो नेट फील्ड होगी मीन्स ई नेट का मान क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्या बचेगा ब्रैकेट में Q1 बाई RP1 और RP1 का कैप प्लस ऐसे ही Q2 बाई RP2 का कैप, स्क्वायर लगता जाएगा हर जगह क्योंकि स्क्वायर रहता है, प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हम देख रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ अलग नहीं है स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि अगर एक से ज़्यादा होंगे तो सबका अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे? वेक्टर मेथड से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत आसान है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप चाहें तो क्वेश्चन कहिए हम ले लें। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर बेस्ड। जैसे कि मान लीजिए एक स्क्वायर है, सपोज देयर इज ए स्क्वायर हैविंग लेंथ 1 meter and let charges Q1 equal to 2 microcoulomb, let Q2 equal to -2 microcoulomb, Q3 equal to -1 microcoulomb, let Q4 equal to whatever you can take, 1 + 1 microcoulomb are placed at the corner। मान लीजिए इसके कॉर्नर पे इस तरह से चार्जेस रखे हुए हैं। एंड सपोज इट इज आस्क्ड टू यू दैट फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस ऑल 4 चार्जेस एट इट्स सेंटर, मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ देयर इट्स डायगोनल्स। दोनों जो डायगोनल जहाँ कट कर रही हैं इस पॉइंट पर बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अब समझिए स्टूडेंट, हम अगर Q1 प्लस है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे पॉइंट पर, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? चूंकि ये प्लस है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए रखा है तो ये इसको ढकेलेगा, अर्थात इसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स Q4। इसको हम लिख सकते हैं मान लीजिए फोर्स ऑन दिस बाई 1। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम कह सकते हैं मान लीजिए इधर है E1। अब देखिए 2 की वजह से 2 जो है चार्ज Q2 नेगेटिव है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्यों होगी, किधर होगी? उसी की डायरेक्शन में होगी क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को। तो E2 की डायरेक्शन इधर होगी। Q3 क्या है? माइनस, तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, इसकी वजह से डायरेक्शन इधर ही होगी। और Q4 देखिए पॉजिटिव है, ये पुश करेगा, इसकी वजह से डायरेक्शन इस साइड में होगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमको 4 अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही हैं चारों चार्जेस की वजह से। अब देखिए ये दोनों अपोजिट में हैं, E1 E4, इनको हम आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। E2 E3 अपोजिट में है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर फाइनली वेक्टर सम निकाल लेंगे। डिस्टेंस की बात करें, देखिए जैसे मान लीजिए E1 की बात निकालना खाली E1, तो E1 के लिए क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 × 10⁹ इंटू Q/r²। अब E1 निकालना है तो Q1 का मान रखेंगे, Q1 का वैल्यू कितना है 2 × 10⁻⁶ कूलम डिवाइडेड बाई r²। अब r के लिए ये वाली डिस्टेंस लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर ये डिस्टेंस है 1, ये डिस्टेंस है 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी √2, और इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा √2/2। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 1/√2। इसको अगर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा ऊपर 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4। 1/√2 का स्क्वायर r का स्क्वायर होता है, तो 1/4 ऊपर चला जाएगा, सिंप्लीफाई करके आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट E2 E3 E4 का वैल्यू रख के आराम से आप नेट फील्ड यहाँ पर डिटरमाइन
कर सकते हैं। हालांकि जो एग्ज़ाम आप जनरली छोटे मोटे एग्जाम देते हैं, इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हो, नहीं तो नीट का एग्जाम दे रहे हो, इन सब में क्वेश्चन का लेवल बहुत ही लो रहता है। उसमें आपको ज़्यादा हल करने वाला प्रश्न मिलेगा ही नहीं। आप देखेंगे एक दो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे एकदम सिंपल से क्वेश्चन मिलते हैं, समझ रहे हैं। तो आप जो है आसानी से हल कर लेंगे, ये जान लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इसके नाम से ही लग रहा है ये किसी लाइन की बात हो रही है जो कि एसोसिएटेड है, अर्थात किससे संबंधित है, इलेक्ट्रिक फील्ड से, या तो कहें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लाइन, ऐसा कुछ यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम जो है आइए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट एक पॉजिटिव चार्ज रखा है और इसके चारों तरफ हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखना चाह रहे हैं, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स को अगर हम मैग्नीट्यूड की हेल्प से एक एरो से रिप्रेजेंट करें, जैसे यहाँ पे नज़दीक रहेंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो इसको मान लीजिए बड़े लाइन वाली एरो से डिनोट करें, और आगे जाएंगे तो फोर्स कम लगेगा, और कम और कम। तो इस तरह से अगर हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करें तो हमें इस तरह से कुछ पैटर्न मिलता है स्टूडेंट। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम पिक्टोरियली मीन्स चित्रात्मक रूप से देखिए, अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था स्टूडेंट, उसको सिर्फ हम मैग्नीट्यूड पढ़ा था, उसका कॉन्सेप्ट हमने समझा था कि असर है, एक तरह से इफेक्ट की बात हो रही है। लेकिन अगर इसको पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करना हो तो देखिए कैसे कर सकते हैं। हम देख रहे हैं फोर्स से ही मेजर होता है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं फोर्स कम होता जाता है। तो हम इसको अगर हम वेक्टर है तो वेक्टर से रिप्रेजेंट किए, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो देखिए उसका लेंथ छोटा होता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों? क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं मैग्नीट्यूड भी है और अब डायरेक्शन भी है। ये देखिए चारों तरफ फील्ड है, चारों तरफ इसका क्षेत्र है, जिसमें ये लाइन देख रहे हैं लंबाई जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो लंबाई घटती जा रही है, तो इसका मतलब असर कम होता जा रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं इसके असर को ही रिप्रेजेंट कर रही है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो लाइन मिल रही है स्टूडेंट ना, इनको आप अगर डिस्क्रीट जो छोटा छोटा बीच में कट बनाए हैं, बनाने की बजाय अगर आप इनको कंटिन्यूअस लाइन बना देना तो अभी भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करती हैं, और इनको नाम दे दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, समझिए वो क्या है। देखिए आपके मन में एक डाउट ये आ रहा होगा कि जब डिस्क्रीट थी तो हम देख पा रहे थे कि लंबाई बड़ी है तो वहाँ फील्ड ज़्यादा होगी, दूर जाने पर लंबाई कम हो जा रही थी तो फील्ड वहाँ कम समझ में आता था। इसमें कैसे समझेंगे कि फील्ड ज़्यादा है कि कम है? हालांकि रही बात डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इसमें भी एरो लग जाएगा, हम समझ जाएंगे कि फील्ड की डायरेक्शन क्या है। हमने देखा है स्टूडेंट कि फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। जहां पर फील्ड की डायरेक्शन चेक करना हो वहीं पर हम छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रख देंगे और देखेंगे किधर फोर्स लग रहा है, वही होगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इसको ढकेलेगा, उधर डायरेक्शन इधर। आप देख रहे हैं इस तरह से ये सभी डायरेक्शन ऑफ फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ कितना है, यहाँ पर कम है कि यहाँ पे कम है, कैसा है, कैसे जानेंगे? तो उसके लिए देखेंगे आप ध्यान से ना, तो एक चीज़ आपको दिख रही है, वो है कि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि जो लाइन है उनके बीच का गैप वो बढ़ता जा रहा है। चित्र में हो सकता है आपको ज़्यादा ही भीड़ भाड़ दिख रही हो, तो आइए थोड़ा भीड़ भाड़ कम कर देते हैं। मान लीजिए चार्ज रखा है, हमने देखा कि यहाँ से
लाइन ओरिजिनेट हो रही हैं और ये लाइन ही रिप्रेजेंट कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसमें डायरेक्शन है, ये ही रिप्रेजेंट कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। डायरेक्शन क्या बता रहा है? एरो का डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मैग्नीट्यूड को कैसे जानेंगे? तो यहाँ देखिए, हमने देखा था स्टूडेंट, जहाँ नज़दीक था तो वहाँ फील्ड स्ट्रांगर थी, दूर जाने पे फील्ड वीक हो गई। यहाँ पे देखिए नज़दीक से दूर जाने पे क्या चेंज आ रहा है? आप देख रहे हैं नज़दीक पर फील्ड लाइन क्लोजर है, नज़दीक नज़दीक है, लेकिन दूर जाने पे स्पेसिंग बिटवीन द लाइन इज इंक्रीज्ड, मतलब इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। गैपिंग बढ़ेगा अर्थात डेंसिटी घट रही है, तो हम कहेंगे यहाँ पर फील्ड कमजोर हो रही है। इसका मतलब क्या आया कि जो इसकी इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, वो फील्ड लाइन अगर दिया है तो कैसे चेक करेंगे? हम देखेंगे इसकी क्लोजनेस। हम क्या देखेंगे? क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। हम देखेंगे कि क्लोजनेस कैसी है, उसके आधार पे हम आसानी से पहचान पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर है या वीक है। अर्थात समझिए कि जैसे क्लोजनेस का मतलब क्या होता है? कितना नज़दीक नज़दीक है, या इसको हम डेंसिटी भी कह सकते हैं। डेंसिटी मतलब कितना सघन है। क्लोजनेस को हम एक और वर्ड से यूज कर इसको डिनोट कर सकते हैं, वो क्या कह सकते हैं? डेंसिटी। तो हमें कह सकते हैं डेंसिटी जितना ज़्यादा होगी इंटेंसिटी उतना ज़्यादा होगी, डेंसिटी कम होगी तो इंटेंसिटी कम होगी। लेकिन समस्या ये है स्टूडेंट, देखिए अब जो है कोई कहेगा कि यहाँ पर एक जगह डायरेक्ट ऐसे कह रहा है, इस बिंदु पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं, समझिए जरा। एक स्टूडेंट मान लीजिए कह रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, खाली ऐसे ही बोला। अब बताइए क्या उसका कथन सत्य है? स्ट्रांग होना या कमजोर होना स्टूडेंट, ये जो है अपने आप में इनकम्प्लीट शब्द है। जैसे हम कहें, कोई भी व्यक्ति कहता है हम मजबूत हैं, सिर्फ कह रहा हम मजबूत हैं, तो ये क्या अपने आप में सही कथन है? उससे भी कोई मजबूत होगा तो वो मजबूत कैसे हुआ? वो कहना चाहिए उसको ना कि हम इस व्यक्ति से मजबूत हैं, तब उसका सही माना जाएगा। अर्थात स्ट्रांग होना, वीक होना ये रिलेटिव स्टेटमेंट है, रिलेटिव टर्म है। तो हमें बताना पड़ेगा कि अगर यहाँ मजबूत है तो किससे? तो कहेंगे यहाँ से ये तो कमजोर है, मजबूत होगा तो और यहाँ वाले की तुलना में यहाँ मजबूत होगा, लेकिन इधर से तो ये कमजोर होगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे फील्ड की वैल्यू यहाँ से वीक होगी, लेकिन इधर से स्ट्रांग होगी। तो इसका मतलब कि अगर हम फील्ड लाइन की क्लोजनेस या डेंसिटी को देख रहे हैं, उससे हम चेक कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो हम कैसे चेक करेंगे? दो जगह कम से कम देखना पड़ेगा, तब न तुलना करेंगे कि इन दोनों में जहां पर क्लोजर होगा वहां पर फील्ड स्ट्रांग होगी, जहां पर रेयर होगा मतलब डेंसिटी कम होगी वहां पर फील्ड भी कम होगी। ठीक है, अब आइए सारा जितना भी चीजें हमने सीखा है इसको समराइज करते हैं, समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सबसे पहले आती है डिफिनीशन। तो डिफिनीशन क्या कहेंगे? हमने देखा कि ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड को, हालांकि मेनली रिप्रेजेंट कर रही है इसकी डायरेक्शन को। हाँ, दीज आर द लाइंस व्हिच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? मान लीजिए फील्ड लाइन टेढ़ी जा रही है, तो टेढ़ी अगर जा रही है स्टूडेंट, तो इस केस में हम डायरेक्शन यहाँ पे निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं किसी लाइन का डायरेक्शन, किसी कर्व का किसी पॉइंट पर डायरेक्शन निकालते हैं उसके टेंजेंट से। तो ये अगर हम टेंजेंट ड्रा कर देंगे तो वही कहलाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अब हम इनको मिलाकर कैसे बोलेंगे? इरेज करके एक बार लिख लेते हैं इसको। हमने देखा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो है क्या? सिंपली वो है लाइंस। दीज आर द लाइंस जो मेनली क्या बताती हैं? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? टेंजेंट ड्रा करके। तो हम कहेंगे लाइंस ऑन विच टेंजेंट
एट एनी पॉइंट, जिस लाइन पर टेंजेंट हम किसी पॉइंट पे जब ड्रा करते हैं, ये बताता है टेल्स द, क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट। तो आपने देखा कि लाइंस हैं, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि उस पर अगर किसी बिंदु पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। दीज आर द लाइंस ऑन व्हिच if you draw tangent at any point then it will give the direction of electric field at that point। ठीक है, तो ये हो गए द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। स्टूडेंट, डिफिनीशन में आपको यही लिखना है, और कहीं कहीं इसमें एक शब्द जोड़ देते हैं इमेजिनरी, हालांकि ये जोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, पिक्टोरियल मतलब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, चित्र की सहायता से दिखाना चाह रहे हैं। तो हमने देखा कि चित्र की सहायता से जब दिखाना चाह रहे थे क्या हुआ, ये तो एक तरह से महसूस कर रहे हैं ना, उसको हम फील कर रहे हैं, तो हम इमेजिनरी शब्द ना भी जोड़ें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको हम चित्र की सहायता से देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का ही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और हम ये कह सकते हैं दीज आर द लाइंस on which tangent at any point gives the direction of electric field at that point। ठीक है, इसको समझने के लिए एक और थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, ताकि आपके मन में ये सब चीज़ें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो हम चाहेंगे कि इसको आप अच्छे से समझें। देखिए स्टूडेंट, इसकी सहायता से आप ना जो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे, आप उसको भी देखिए समझ सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा है, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, ऐसे मान लीजिए निकल रही है। एक सॉलिड एंगल, जैसे टॉर्च जलाते हैं ऐसे रेडिएशन निकलता है, तो वैसे ही लाइन भी तो सभी डायरेक्शन में से ही निकल रही होंगी। मान लीजिए कोई हम यहाँ से सॉलिड एंगल ले रहे हैं सच दैट यहाँ से r डिस्टेंस पे सेंटर से चार्ज जहाँ पे रखा है वहाँ से r डिस्टेंस पर एक सरफेस है जो कि यहाँ पे सॉलिड एंगल बना रहा है, कुछ भी मान लीजिए सॉलिड एंगल बना रहा है डेल्टा थीटा, व्हाटएवर डेल्टा थीटा सॉलिड एंगल बना रहा है। तो इस केस में ये एरिया अगर मान लीजिए है A, तो हम जानते हैं स्टूडेंट कि अगर इतना ही एंगल का आगे चलकर दूसरा हम एक सरफेस ले जो इससे कुछ अन्य डिस्टेंस पे हो, तो उस केस में जो एरिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मींस अगर r डिस्टेंस पे एरिया था A, तो 2r डिस्टेंस पर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना टाइम्स हो जाएगा, 4r स्क्वायर, मतलब एरिया कितना हो जाएगा 4a। समझ रहे हैं, अर्थात r डिस्टेंस पे अगर सॉलिड एंगल A एरिया सॉलिड एंगल बना रहा है जो भी थीटा, तो उतना ही एंगल बनाएगा 2r डिस्टेंस पे एरिया कितना हो जाएगा 4a। समझ रहे हैं, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, तो इसमें आप परेशान मत होइएगा, कंफ्यूजन हो तो ये सब चीज़ें छोड़ दीजिएगा। बस इतना ही ध्यान रखिए कि अगर r दूरी पर a एरिया जितना एंगल बना रहा है, वही 2r दूरी पर 4a एरिया उतना ही एंगल बनाएगा। अब ध्यान से एक चीज़ देखिए, हमने अभी देखा कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है फील्ड लाइन से कैसे देखते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ लाइंस कितनी क्लोजर है, कितनी सघन है, उनकी सघनता ही उसकी इंटेंसिटी को बताती है। अब इस चित्र में आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जैसे अगर हम इस बिंदु पर सघनता निकालें, मतलब कितना एरिया पर कितना लाइन पर यूनिट एरिया से पास हो रही हैं। मान लीजिए टोटल लाइन की संख्या है n, लेट टोटल नंबर ऑफ लाइंस विच आर पासिंग थ्रू द एरिया इज n। तो यहाँ पर एरिया की डेंसिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया
इसको मान लीजिए आपने लिखा रो, या इसको ही आपने डायरेक्टली लिख दिया E, ठीक है, मान लीजिए ऐसे ही, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम निकाल रहे थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका जो नंबर डेंसिटी है, नंबर पर यूनिट एरिया, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम इससे डबल डिस्टेंस पे चले जाएं तो यहाँ पर नंबर डेंसिटी कितनी हो जाएगी? आप देख रहे हैं लाइन तो वही जा रही है, इसका मतलब नंबर सेम रहेगा, बस एरिया कितना हो गया? 4a हो गया। तो अब नंबर डेंसिटी पहले की तुलना में देखिए, अगर ये है इक्वेशन 1, तो उससे अगर आप मिलाएंगे, अब यहाँ ई डैश का मान हो गया अगर n/4a, तो ई डैश और ई में क्या रिलेशन है? अब डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ई डैश का मान आ जा रहा है 1/4, अर्थात दूरी डबल हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड चौथाई हो गया, 1/4 हो गया। समझ रहे? मीन्स ए इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा डिस्टेंस का स्क्वायर का 1/डिस्टेंस का स्क्वायर कहें, चाहे आप कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो आप देख रहे हैं यहाँ से आसानी से इस रिलेशन को समझ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके बारे में 2-3 बातें और जानना जरूरी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपसे पूछा जाता है, जिस पर बेस्ट क्वेश्चन होते हैं। तो आइए जल्दी से उनको चर्चा कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको परीक्षा में ना या कोई भी जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पूछता है हमेशा प्रॉपर्टीज, तो आपको प्रॉपर्टीज ही मेनली ध्यान में रखना है क्या क्या होती है। जो चीज़ें हमने पढ़ा उन्हीं को समराइज करके जान लेना है। हमने देखा, सबसे पहले शुरुआत करें तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है या कोई नेगेटिव चार्ज है, जरा देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है। हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इसको पुश करेगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन किधर होगी? बाहर की तरफ। अर्थात जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती हैं। और अगर नेगेटिव चार्ज रखा है यहाँ इसके बगल में, मान लीजिए इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना है, तो क्या करेंगे? यही पॉजिटिव चार्ज रख देंगे। अब इधर इस पर बल किधर लगेगा? एक खींचेगा, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड की यही डायरेक्शन होगी। तो हम कहेंगे कि नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज के पास आकर वहीं पर खत्म हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई, दिस लाइंस क्या करती हैं? ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होता है? दे टर्मिनेट टू एंड इंस भी कर सकते हैं, इंस एट नेगेटिव चार्ज। टर्मिनेट कहते चाहे इन, मतलब वहां आके खत्म हो जाएंगी। पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं और नेगेटिव के केस में वहां पे आकर खत्म होती हैं। और अगर आइए आगे की प्रॉपर्टी में इसको इंक्लूड करते हैं बाकी चीजें। बाकी हमने देखिए क्या क्या सीखा था। हमने एक देखा था पहले डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। हमने देखा डायरेक्शन के बारे में, हमने सीखा कि किसी पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वही होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो आप क्या कहेंगे? टेंजेंट एट any point of the electric field lines, at any point it describes the direction of electric field at that point। ठीक है। दूसरा चीज हमने यही सीखा था कि किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वही बताता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा हमने क्या चीज सीखा था? हमने देखा था स्टूडेंट क्लोजनेस के बारे में। हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लाइन को देखकर हम कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ स्ट्रांग है कहाँ वीक है। हमने देखा था उसकी क्लोजनेस से। तो रिलेटिव क्लोजनेस हम चेक करेंगे। अगर रिलेटिव क्लोजनेस, then we found that it will finally represent the relative intensity या relative strength।
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लोजनेस की जगह आप डेंसिटी भी शब्द यूज कर सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी से हम चेक कर पाएंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ को। जहाँ क्लोजर होंगी वहाँ स्ट्रांग, और जहाँ दूर दूर लाइन होंगी वहाँ वीक फील्ड। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई। चूंकि स्पेस कम है इसलिए मिटा कर इसको फिर से लिख रहे हैं स्टूडेंट बाकी को। देखिए स्टूडेंट, और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। एक होती है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं स्टूडेंट, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। दे नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती समझिएगा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कोई चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है, ऐसे जा रही है। अब मान लीजिए किसी एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गई, तो यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान से समझिए। अगर हम पहली लाइन को देख रहे हैं तो इसके हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो रही है, ये होगी अलोंग द फर्स्ट लाइन। और दूसरे वाली लाइन से अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है। और हम जानते हैं स्टूडेंट कि किसी एक बिंदु पर जो फील्ड होगी वो नेट फील्ड होगी, उसकी डायरेक्शन केवल एक हो सकती है। अर्थात एक बिंदु पर सिर्फ फील्ड की एक ही डायरेक्शन संभव है, लेकिन यहाँ पर दो डायरेक्शन आ जा रहा है। इसका अर्थ है ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज इफ दे विल डू, in that case we will find two different direction of electric field at the intersection point, which is not possible. So this is wrong. ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बनता स्टूडेंट। और हमने ये देखा कि चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनफाइनाइट रेंज फोर्स है, तो अगर एक अकेला चार्ज कहीं पर मौजूद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, चली जाएंगी, उनको खत्म ही नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जो है कोई और डिस्टर्ब इसको कर नहीं रहा है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जो है फोर्स लगेगा तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये भी लाइन ट्रेवल करेंगी। ठीक है, मीन्स दे आर कंटिन्यूअस। यहाँ से क्या समझ में आया? दे आर कंटिन्यूअस कर्व। कभी भी ये ऐसा नहीं होगा कि ये लाइन आधा गई फिर बीच में रुक गई, फिर रुक गई, ऐसा संभव नहीं है। दे आर कंटिन्यूअस कर्व। और आप ये भी कह सकते हैं, ये भी इसलिए हम शब्द बोल रहे हैं स्टूडेंट कि एक क्लियर नहीं दिख रहा होगा रेड में, इसीलिए हम फिर से इसको लिख दे रहे हैं ब्लू से। दे आर कंटिन्यूअस कर्व। ए भी का मतलब ये है कि अभी आगे चल के स्टूडेंट हम मैग्नेट में भी फील्ड लाइन पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये जो है क्लोज लूप नहीं बनाती है। तो इसको भी आप चाहे तो प्रॉपर्टी के अंदर लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट इस तरह से फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के बारे में सीखा। हालांकि इसके बारे में एक टर्म ये भी आता है कि कहीं कहीं इनको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहा गया था, फैराडे ने कहा था, लेकिन हालांकि अब इस टर्म का यूज नहीं किया जाता क्योंकि उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा इनको फील्ड लाइंस ही कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो आगे की चीज़ें स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो है वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम इसको ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।